गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 11वीं का इतिहास। और देखिए, किसी भी किताब को जानने से पहले उसका परिचय हमारे पास होना चाहिए कि आखिर वो किताब किस पे बनाया गया है, आखिर उस किताब में क्या बताया गया है, वो क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए जो है ना, अब इसका परिचय हम जानेंगे। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप समझ सके कि इस किताब में आखिर ऐसा है क्या। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। विश्व इतिहास का अध्ययन। आप सोच रहे होंगे कि एक ही वर्ष के अंदर विश्व इतिहास का अध्ययन कैसे संभव है। आखिर विश्व के विभिन्न देशों में इतना कुछ हुआ, जाहिर सी बात है बहुत सारे देशों में बहुत बहुत कुछ घटनाएं हुई, लेकिन प्रत्येक देश के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है। इतने विस्तार यानी विस्तृत मतलब विस्तार और असीम, जिसका कोई जन सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, तो असीम संग्रह से कुछ विषयों को ही हम अध्ययन के लिए कैसे चुन सकते हैं, ये जायज़ सवाल है। विश्व इतिहास पर किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले हमें इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहिए कि आखिर हम एक साल में, जब विश्व इतिहास का दायरा बहुत बड़ा है, तो हम कैसे ये पता लगाएं कि कितना हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसको। तो किसी भी पाठ्यक्रम से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी रचना किस प्रकार हुई है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। किसी भी सिलेबस से यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी रचना किस प्रकार हुई है। इसी तरह से एक किताब से यह साफ होना चाहिए कि उसके क्या उद्देश्य है। ये समझ रहे हैं कि तो उद्देश्य जानने के लिए आपको इसको जरूर लास्ट तक जानना चाहिए, देखना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास के अध्ययन अथवा लेखन में इतिहासकार सदैव तरह तरह के चयन करता है, यानी अलग अलग तरह के का चुनाव करता है। कई दशकों पहले, यानी कई दशक मतलब होता है 10 वर्षों का समय, कई दशकों पहले E.H. कार ने इसी बात को अपनी उत्कृष्ट मतलब जो सबसे अच्छी किताब है, उसका नाम था इतिहास क्या है। उस किताब का नाम है E.H. कार के द्वारा लिखी गई जो किताब है उसका नाम है इतिहास क्या है। उसमें इस प्रश्न को उठाया है, किसी पुराने अभिलेखागार में, अभिलेखागार वह स्थल होती है जहाँ पे विभिन्न तरह के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। तो किसी पुराने अभिलेखागार में ढेरों दस्तावेजों के ढेरों की जांच पड़ताल कर इतिहासकार उन तथ्यों को नोट करता है जो उसे महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं। वह अन्य जगहों के अभिलेखागारों से प्रमाण एकत्रित करता है और विभिन्न प्रमाणों व तथ्यों में अंतर संबंध यानी कि इंटर रिलेशन करके आपसी संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। न तो वह उन सभी चीज़ों को उतार सकता है जिसे उसने पढ़ा है, और न ही वह हर प्रमाण का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उस सब को शामिल करना संभव नहीं हो पाता है। जो प्रमाण उसे महत्वपूर्ण नहीं लगते उसे वो क्या करता है, छोड़ देता है। बाद में कोई दूसरा इतिहासकार उन्हीं स्रोतों से को नए प्रश्नों के साथ पढ़ता है, यानी कि हर सोर्स को आप किस नज़रिए से पढ़ते हो ये उस पर डिपेंड करता है। नए इतिहासकार को सब कुछ अब कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। वे इन प्रमाणों की व्याख्या करता है या करती है और नए अंतर संबंध यानी कि नए इंटर रिलेशन को बनाती है, और इस तरह से इतिहास की एक नई किताब लिख डालती है या लिख डालते हैं। चयन की यह प्रक्रिया इतिहास लेखन में अंतर्निहित रही है। अंतर्निहित का मतलब होता है कि उसी के ऊपर इंटरनली कनेक्टेड रही है, इंटर कनेक्टेड होती है। इसलिए इतिहास पढ़ते समय यह देखना आवश्यक है कि इतिहासकार कैसी घटनाओं के बारे में लिख रहा है तथा कैसे उनकी व्याख्या कर रहा है। हमें इतिहासकार के प्रमुख तर्क और उसकी सोच के ढांचे को जानना जरूरी है, जिसके जरिए वे किन्हीं विशेष घटनाओं को समझता है। हाल तक हम जो इतिहास पढ़ते आए हैं आमतौर पर वह आधुनिक
आधुनिक पश्चिम के उदय की कहानी है, यानी कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एरिया है उसके राइज करने की एक स्टोरी है, कहानी है, यानी कि वो कैसे उसका उदय हुआ, कैसे वो बना। यह कहानी निरंतर प्रगति और विकास की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाजार व व्यापार, तर्क और तर्कणावाद, आज़ादी और स्वतंत्रता के विस्तार की यह सारी कहानी थी। अक्सर किन्हीं विशेष घटनाओं का इतिहास पश्चिम की विजय यात्रा की बड़ी कहानी का हिस्सा था, यानी कि पश्चिम के लोगों की जो विजय, एक हर एक जगह को बारी बारी से जीतने की जो एक कहानी थी उसका एक हिस्सा था। समस्त विश्व में साम्राज्यवादी, साम्राज्य मतलब होता है कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना, तो अपने क्षेत्र को बढ़ाने से लेके के लिए का जो उद्देश्य होता है उसको साम्राज्यवादी कहते हैं। तो समस्त विश्व में साम्राज्यवादी प्रभुत्व अतीत को से इसी अवधारणा पर आधारित करता है, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। पश्चिम अपने को इस प्रगति का अग्रदूत मानता है, यानी कि लीडर मानता है, ठीक है। वह यह मानता था कि विश्व को सभ्य बनाना, सुधार करना व करवाना, विभिन्न देशों के मूल निवासियों को शिक्षित करना, व्यापार व बाजारों का विस्तार करना उसकी खास जिम्मेवारी है। क्या आज हमें इस समझ के बारे में प्रश्न नहीं उठाने चाहिए? ऐसा करने के लिए हमें विश्व इतिहास को फिर से देखना होगा। कई महाद्वीपों और लंबे ऐतिहासिक कालों का सफर करते हुए हमें यह सोचना होगा कि विश्व इतिहास को नए तरीके से देखा जा सकता है। इस यात्रा में विश्व इतिहास के कुछ विषय आपकी मदद करेगी। विश्व इतिहास के कुछ विषय, यहाँ पे इस किताब का टाइटल ही है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। ऐसा यह 3 का तरीकों से करेगी, यानी कि यह किताब जो है ना ये 3 तरीकों से ऐसा करेगी। इस विश्व इतिहास के ऐतिहासिक सफ़र को पूरा करवाने का काम ये 3 तरीके से करेगी। सबसे पहले यह पुस्तक विकास और प्रगति की महान कहानियों के पीछे जो छुपा हुआ अंधेरा है उसके इतिहासों से आपका परिचय कराएगी। आप देखेंगे कि कैसे 15वीं 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में अन्वेषकों मतलब खोजकर्ताओं और व्यापारियों के आगमन ने केवल पश्चिमी वाणिज्य यानी कॉमर्स और कल्चर के लिए द्वार नहीं खोले, बल्कि इससे विभिन्न तरह की बीमारियां भी फैली। कहने का मतलब यह है कि व्यापारी आए, खोजकर्ता आए, तो उससे सिर्फ वहाँ के कॉमर्स का सुधार नहीं हुआ और वहाँ के कल्चर दूसरी जगह नहीं गए, उसके साथ साथ बीमारियां भी फैली। और जो वहाँ की जहाँ पे ये लोग गए वहाँ की जो सभ्यता थी उसका विनाश हुआ और आबादियों का खात्मा हुआ। ऐसा ये विषय 8 में इसके बारे में बताया गया है। बाद में उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गोरों के बसने का परिणाम केवल प्रगति नहीं रहा, प्रगति के अलावा वहाँ पे विनाश भी हुआ, कुछ वहाँ की संस्कृतियों का ह्रास हुआ। इन स्थानों में आधुनिक पूंजीवादी विकास के इतिहास के पीछे मूल निवासियों के विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर होना, वह जनसंहार की भयानक कहानियां हैं। फिर जब आप अनुभाग 2, कई अनुभाग बने हुए हैं, तो जिसमें अनुभाग 2 है उसमें राज्यों व साम्राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे तो यह पाएंगे कि केवल रोम यानी कि जिसका विषय 3 में जिक्र किया गया है वह यूरोप की नहीं बल्कि मध्य इस्लामिक राज्यों यानी जिसके बारे में विषय 4 और मंगोल के क्षेत्रों की भी है। इन अध्यायों से आपको पता चलेगा कि इन जगहों पर समाज व राजनीतिक व्यवस्था अलग ढंग से संगठित थी। यह पुस्तक अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन के विभिन्न रास्तों के बारे में आपको बताएगी, यानी किन कारणों से किन रास्तों से ये मॉडर्न हुए। आप जानते होंगे कि औद्योगिक सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ, औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। एक ज़माने में यह माना जाता था कि अन्य देशों ने विभिन्न तरीक़ों से ब्रिटिश मॉडल का ही अनुकरण किया, यानी कि उसको अपनाया, उसको फॉलो किया।
इसलिए अन्य देशों में औद्योगिकरण से जुड़े विकास का ब्रिटिश मॉडल के हिसाब से ही परखा जाता रहा है। ऐसा तर्क फिर से पश्चिम को विश्व केंद्र के रूप में देखता है, लेकिन आज हम यह जानते हैं कि सारी रचनात्मकता पश्चिम से नहीं आई, यानी कि सारी क्रिएटिविटी जो थी वो पश्चिम यानी कि वेस्टर्न एरिया से, यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटेन इत्यादि से ही नहीं आई। दूसरी ओर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि विश्व घटनाओं पर पश्चिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि पश्चिम का ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ा, लेकिन सारा प्रभाव नहीं पड़ा, पूरा का पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। या फिर प्रत्येक देश के इतिहास को अलग थलग कर देखना चाहिए, यानी कि अलग, हर एक इतिहास को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो वहाँ पे जैन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। फिर हमें विकास की देशज जड़ों का भी परीक्षण करना चाहिए, यानी कि जो उसका नेशनल है, ऐसा परिप्रेक्ष्य सीमित होगा और एक तरह का संकीर्णता पैदा करेगा। संकीर्णता मतलब छोटी सोच, छोटा दायरा। इसकी जगह हमें यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न देशों में लोग अपनी दुनिया बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों से काम करते रहे हैं और इन क्रियाकलापों का प्रभाव, यानी कि इन एक्टिविटीज़ का प्रभाव अन्य देशों और यूरोपों सहित अन्य महाद्वीपों पर पड़ा। विषय 7 में आप देखेंगे कि पुनर्जागरण युगीन यूरोप की सांस्कृतिक गतिविधियों पर दुनिया के अन्य देशों में होने वाली घटनाओं का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक में आपकी यात्रा, यानी कि ऐतिहासिक यात्रा, आरंभिक मानव समाज, जिसके बारे में विषय 1 में बताया गया है, तथा आरंभिक नगरों, जिसके बारे में विषय 2 के आरंभिक नगरों के विकास से शुरू हो गई, यानी कि विषय 1 और विषय 2। आप फिर देखेंगे कि दुनिया के 3 अलग हिस्सों में कैसे बड़े बड़े राज्य विकसित हुए, उनको कैसे संगठित किया गया दूसरे अनुभाग में, और उसके अगले अनुभाग में आप देखेंगे कि कैसे 9वीं व 15वीं शताब्दियों के बीच यूरोपीय समाज और संस्कृति में बदलाव आया। दक्षिणी अमेरिका के लोगों के लिए यूरोपीय विस्तार का क्या अर्थ था, ये किस में देखेंगे? अनुभाग 3 में देखेंगे। अंततः आप आधुनिक विश्व के जटिल निर्माण का इतिहास पढ़ेंगे। यह अनुभाग 4 में दिया गया है। आपको ये सभी अध्याय इन विषयों के विवादों से परिचित करवाएंगे ताकि आप समझ सकें कि इतिहासकार पुराने मुद्दों पर कैसे निरंतर पुनर्विचार करते रहते हैं। प्रत्येक अनुभाग एक परिचय व कालरेखा से शुरू होता है। परीक्षा के लिए इन तिथि क्रमों को याद रखना जरूरी नहीं है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि परीक्षा के लिए जो तिथि का क्रम है, यानी कि एक डाटा है, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता। इनके द्वारा यह बताया गया है कि एक खास समय पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में क्या हो रहा था। इनसे आपको विभिन्न जगहों के सापेक्षिक इतिहास को जानने में मदद मिलेगी। काल रेखाएं बनाना एक कठिन काम है। किसी भी काल रेखा में हम किन तिथियों को शामिल करते हैं, इस पर हमेशा इतिहासकार एकमत नहीं रहे हैं। वास्तव में अगर आप एक ही काल से संबंधित विभिन्न पुस्तकों में दिए गए तिथि क्रमों की तुलना करें तो आप शायद पाएंगे कि उन सभी के मुख्य मुद्दे अलग अलग हैं, यानी कि भिन्न हैं। इसलिए इनमें प्रत्येक तिथि क्रम को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी तिथि क्रम हमें क्या बताता है, क्या नहीं बताता है। काल रेखाएं विशिष्ट रूप से इतिहास की रूपरेखा निर्धारित कर देती है। इस वर्ष आप दक्षिण एशिया के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अगले वर्ष की पुस्तक यानी कि भारतीय इतिहास से जुड़े विषयों पर होगी। इन वर्षों यानी कक्षा 11 और 12 में आप विश्व इतिहास की निर्णायक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बल्कि यह जानेंगे कि इतिहासकार अतीत के बारे में अपनी समझ कैसे बनाते हैं। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना आपको कि इतिहासकार अतीत के बारे में अपनी समझ कैसे विकसित करते हैं। आप देखेंगे कि वे किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कैसे समझते हैं। आप यह भी जानेंगे कि ऐतिहासिक ज्ञान विवादों व पुनर्व्याख्याओं के द्वारा कैसे बनता है। तो ये नीलाद्री भट्टाचार्य मुख्य सलाहकार इतिहास विभाग
कि ये लेख था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। इससे अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका विषय 1, आरंभिक विषय 1 के बारे में जानेंगे, यानी कि आरंभिक मानव समाज के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।